हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों, आज की जो बड़ी खबर आपके सामने लेकर आए, जहां पर एक बार फिर यूएनएचआरसी में भारत ने पाकिस्तान को कर दिया है बेनकाब। बड़ी खबर आ रही है दोस्तों पाकिस्तान से जुड़ी, बताएंगे पूरी बात क्या है, उससे आगे बताएंगे दोस्तों आपको। जहां पर अमेरिका ने रूसी अधिकारियों और कंपनियों पर लगा दिया है बड़ा बैन। जी हाँ दोस्तों, क्या है इसके पीछे का बड़ा कारण, ये भी बताएंगे आपको। साथ ही बताएंगे जहां एशियन देशों ने म्यांमार की सैन्य सरकार पर डाला है दबाव। जी हाँ दोस्तों, बताएंगे क्या कहा है एशियन देशों के ग्रुप ने दोस्तों। साथ ही आपको बताएंगे जहां रेसलिंग रिंग में बदल गई पाकिस्तान की सिंध असेंबली। जी हाँ दोस्तों, सही सुना आपने, जहां इमरान की पार्टी के नेताओं में जमकर हुई है मारपीट। बताएंगे पूरी बात क्या है दोस्तों। और पाकिस्तान की ये असेंबली WWE की फाइट वाली रेसलिंग बन गई है दोस्तों। आप भी सुनकर हैरान हो जाएंगे, बताएंगे आपको ये भी खबर। उससे आगे बताएंगे जहां भारत के खिलाफ साइबर हमले को अंजाम देने की खबर पर चाइना का आया है बयान दोस्तों। चाइना ने क्या कहा है उस इलेक्ट्रिकल साइबर अटैक को लेकर दोस्तों, जिसमें पूरे महाराष्ट्र में बिजली गुल हो गई थी दोस्तों, बताएंगे आपको। साथ ही बताएंगे जहां प्रदर्शनों को दबा रही सेना को सांसदों ने घोषित किया है आतंकी संगठन। जी हाँ दोस्तों, कहाँ की बात कर रहे हैं हम, बताएंगे आपको। उससे आगे बताएंगे दोस्तों जहां बंगाल चुनाव से बड़ी खबर आ रही है और गुजरात निकाय चुनाव में भारत की बम्पर जीत, पूरे सीट पर जीत मिली है दोस्तों। कांग्रेस पूरी तरह से साफ हो गई है दोस्तों, ये भी खबर बताएंगे। साथ ही पश्चिम बंगाल के मालदा रैली में योगी आदित्यनाथ ने बड़ी ही बयानबाजी की है दोस्तों और ममता सरकार पर बड़ा कटाक्ष किया है। बताएंगे क्या कहा है योगी जी ने। साथ ही दोस्तों सोने और चांदी के रेट में भारी गिरावट देखने को मिली है, बताएंगे कितने रुपए सोना चल रहा है अभी। साथ ही दोस्तों जितने भी भाई हमारे इन राज्यों के आसपास रहने वाले हैं उनके लिए मौसम विभाग का बड़ा अलर्ट जारी किया गया है दोस्तों। मार्च से लेकर मई तक के महीने में होने वाला है इस तरह का मौसम, बताएंगे आपको। और खबरों को जानने के लिए बने रहेगा वीडियो के अंत तक। और अभी आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी मानते हैं कि मोदी जी है तो हर चीज संभव है और भारतीय सेना है तो हमारा देश सुरक्षित है, तो इस वीडियो को भी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ दोस्तों, तो चलते हैं अब पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहां यूएनएचआरसी में भारत ने फिर पाकिस्तान को किया एक बार बेनकाब। जम्मू कश्मीर को लेकर टांग अड़ाने पर ओआईसी को भी दिया है करारा जवाब। बता दें संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग यानी यूएनएचआरसी में एक बार फिर भारत ने पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान को बेनकाब कर दिया है दोस्तों। तो ऐसे में जम्मू कश्मीर पर टिप्पणी को लेकर इस्लामिक देशों के संगठन ओआईसी को भी करारा जवाब दिया है भारत की तरफ से। बता दें यूएन में भारत के स्थायी मिशन के प्रथम सचिव ने बताया है कि किस तरह पाकिस्तान में मानवाधिकारों का उल्लंघन किया जा रहा है और मुंह खोलने वालों पर हमले किए जाते हैं। भारतीय प्रतिनिधि पवन कुमार बादे ने कहा है कि पाकिस्तान में मुंह खोलने वालों को सुरक्षा एजेंसियों किस तरह जबरन गायब कर रही हैं, हत्याएं की जा रही हैं और मनमाने तरीके से बंधक बनाया जा रहा है। भारतीय मिशन के फर्स्ट सेक्रेटरी पवन कुमार बादे ने कहा कि पाकिस्तानी नेताओं ने स्वीकार किया है कि ये आतंकवादियों के उत्पादन की फैक्ट्री है। पाकिस्तान ने इस बात को नजरअंदाज कर दिया है कि आतंकवाद मानवाधिकारों के उल्लंघन का सबसे खराब रूप है और आतंकवाद के समर्थक सबसे अधिक मानवाधिकारों को कुचल रहे हैं दोस्तों। उन्होंने यूएनएचआरसी के मंच के दुरुपयोग को लेकर भी पाकिस्तान को फटकार लगाई है और कहा कि भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा के लिए पाकिस्तान इस पवित्र मंच का जानबूझकर दुरुपयोग करता है ताकि वो काउंसिल का ध्यान अपने देश के मानवाधिकार उल्लंघनों से भटका सके। जी हाँ दोस्तों, साथ ही पवन कुमार ने आगे कहा कि हम ओआईसी यानी जो कि इस्लामिक सहयोग संगठन है दोस्तों, उसके बयान में केंद्र शासित प्रदेश यानी जम्मू कश्मीर के संदर्भ को खारिज करते हैं। जम्मू कश्मीर से संबंधित मामलों पर टिप्पणी करने का इसके पास कोई अधिकार नहीं है, जो कि भारत का आंतरिक और अभिन्न हिस्सा है। उन्होंने आगे कहा ये खेदजनक है कि ओआईसी पाकिस्तान के भारत विरोधी प्रोपेगेंडा में खुद का इस्तेमाल होने दे रहा है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में अगर आप भी पवन कुमार का दिल से समर्थन करते हैं दोस्तों और ऐसे
ऐसे में दोस्तों अगर आप भी मानते हैं कि पाकिस्तान को सही जवाब दिया गया है दोस्तों यूएनएचआरसी के मंच से पवन कुमार ने, तो कमेंट सेक्शन में बहुत बहुत धन्यवाद पवन कुमार जी, जरूर लिख दीजिएगा दोस्तों कमेंट सेक्शन में अगली खबर की। ऐसे में अगर बात करें तो अमेरिका ने रूसी अधिकारियों और वहां की कंपनियों पर लगाया है प्रतिबंध। विपक्षी नेता पर जानलेवा हमले को लेकर उठाया है ये कदम। बता दें आपको अमेरिका ने रूस के विपक्षी नेता एलेक्सी नवलनी पर जानलेवा हमले और बाद में उन्हें जेल में डालने को लेकर रूस के अधिकारियों और व्यापारों पर मंगलवार को प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। अधिकारियों ने उन अधिकारियों की तत्काल पहचान नहीं बताई जिन पर प्रतिबंध लगाया गया है। जो बाइडेन प्रशासन ने अमेरिकी रसायन एवं जैविक शस्त्र नियंत्रण एवं युद्ध उन्मूलन अधिनियम के तहत 14 व्यापार और अन्य उद्यमों पर भी प्रतिबंधों का ऐलान किया है। इनमें से ज्यादातर जैविक रासायनिक जहर बनाते हैं। वरिष्ठ अधिकारी ने बताया है कि अमेरिकी खुफिया समुदाय का निष्कर्ष है कि रूस की संघीय सुरक्षा सेवा ने पिछले साल अगस्त में असंतुष्टों पर रूसी नर्व एजेंट जो कि एक तरह का जहर होता है दोस्तों, उसको नोविचोक का इस्तेमाल किया गया है दोस्तों। जो बाइडेन प्रशासन द्वारा पहली बार रूस पर प्रतिबंध लगाया गया है दोस्तों। बड़ी खबर मानी जा रही है ये प्रशासन ने रूस के विपक्षी नेताओं पर कथित हमले और अमेरिकी एजेंसियों और कारोबारों को हैक करने को लेकर रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुकाबला करने का संकल्प लिया हुआ है। जो बाइडेन प्रशासन ने यूरोपीय संघ के साथ प्रतिबंधों का समन्वय भी किया दोस्तों। यूं पहले ही नवलनी मामले में रूस के कुछ अधिकारियों को प्रतिबंधित कर चुका है। ऐसे में दोस्तों आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी दोस्तों रूस और अमेरिका के इन उबलते हुए रिश्ते को लेकर? कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। और क्या आपको लगता है जो बाइडेन सरकार ने सही कदम उठाया दोस्तों या गलत? आपकी जो भी राय हो कमेंट में कारण के साथ आंसर दीजिएगा दोस्तों। अगली खबर की अगर ऐसे में बात करें तो एशियन देशों ने म्यांमार की सैन्य सरकार पर डाला है दबाव। विपक्षी नेताओं को रिहा करने की मांग की गई है दोस्तों। म्यांमार में सैन्य तख्ता पलट के बीच पड़ोसी देशों ने सैन्य जुटा से बातचीत की है। पड़ोसी देशों के शीर्ष नेताओं ने सैन्य सरकार के प्रतिनिधि से वीडियो कॉल पर बातचीत की और सैन्य सरकार के उन कठोर कदमों की निंदा की है दोस्तों जिसमें सैन्य प्रशासन की गोलीबारी में 21 लोगों की मौत हो गई। ये सभी पड़ोसी देश एसोसिएशन साउथ ईस्ट एशियन नेशंस यानी आसियान के सदस्य हैं। उन्होंने सैन्य सरकार से लोकतंत्र की बहाली की मांग की है और कहा है कि सैन्य सरकार आंग सान सूची समेत सभी विपक्षी नेताओं को जल्द से जल्द रिहा करे। जी हां दोस्तों, आसियान देशों के विदेश मंत्रियों ने बातचीत के दौरान सैन्य प्रशासन पर दबाव बनाने की कोशिश की। इंडोनेशिया के विदेश मंत्री रेंत्रो मरसूदी ने कहा है कि म्यांमार की सैन्य सरकार जल्द से जल्द विपक्षी नेताओं को रिहा करे और लोकतंत्र की वापसी की राह बनाए। तो वहीं सिंगापुर के प्रधानमंत्री ली हियन लुंग ने एक इंटरव्यू में कहा है कि सैन्य तख्ता पलट की वजह से म्यांमार पीछे जा रहा है। उन्होंने कहा कि सैन्य तख्ता पलट के बाद म्यांमार पर अमेरिका, कनाडा और यूएन ने जो प्रतिबंध लगाए हैं उनके भले ही सैन्य प्रशासन को कोई फर्क नहीं पड़े लेकिन इससे जनता को बहुत ज्यादा तकलीफ होने वाली है। सब दोस्तों आपको बता दें कि आसियान देशों में म्यांमार के अलावा सिंगापुर, फिलीपींस, इंडोनेशिया, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, मलेशिया, ब्रुनेई और वियतनाम जैसे देश शामिल है दोस्तों। ऐसे में अगर आप भी सिंगापुर में बड़े तख्ता पलट के बाद वहां के सैन्य अधिकारियों से रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि दोबारा से इन सभी विपक्षी नेताओं को रिहा कर देना चाहिए दोस्तों और वहां की जनता का आम जिंदगी वापस उनको मिल जानी चाहिए। तो कमेंट सेक्शन में आसियान देशों के वक्तव्य का हम दिल से समर्थन करते हैं, लिख दीजिएगा दोस्तों। अगली खबर की ऐसे में अगर बात करें तो रेसलिंग रिंग में बदल गई पाकिस्तान की सिंध असेंबली। इमरान की पार्टी के नेताओं में जमकर हुई मारपीट। बता दें आपको पाकिस्तान की असेंबली से तरह तरह के वीडियो सामने आते रहते हैं दोस्तों, मगर इस बार प्रधानमंत्री इमरान खान की पार्टी तहरीक इंसाफ के नेताओं की आपसी मारपीट का वीडियो सामने आया है दोस्तों। दरअसल सिंध विधानसभा में तहरीक इंसाफ यानी पीटीआई के नेताओं और बागी नेताओं के बीच में झगड़ा हो गया। बागी नेताओं ने सीनेट चुनाव के दौरान अपनी मर्जी से वोट डालने की बात कही थी, जिसके बाद पीटीआई के नेताओं ने असेंबली को ही युद्ध का मैदान बना दिया
दोस्तों पीटीआई के 3 बागी नेता असलम आबरो, शहरयार शार और करीब बख्श गाबोल जैसे ही सिंध असेंबली में दाखिल हुए, वैसे ही पीटीआई के नेताओं ने उन पर धावा बोल दिया। पीटीआई नेता उनके अपने मर्जी से वोटिंग करने की बात से खफा थे। इस पूरी घटना का सोशल मीडिया पर वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। दोस्तों वीडियो में देखा जा सकता है कि नेताओं के बीच में मारपीट हो रही है। हालांकि उसी दौरान असेंबली में कई सिक्योरिटी गार्ड्स भी पहुंच गए और नेताओं को एक दूसरे से अलग करने की कोशिश की गई। दोस्तों इस मारपीट में पीपी के नेता भी शामिल हो गए थे। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में ये बड़ी खबर आ रही है। अगर आप भी मानते हैं कि मुद्दा चाहे आतंकिस्तान का हो, आतंकवाद का हो या नेताओं के बीच मारपीट का हो, ये सभी चीजें पाकिस्तान में ही संभव है। तो आप भी कमेंट में अपनी राय अवश्य दीजिएगा। दोस्तों इस मारपीट को लेकर अगली खबर की बात करें तो भारत के खिलाफ साइबर हमले को अंजाम देने की खबर पर बोला चीन। आपको बता दें भारत के पावर ग्रिड पर साइबर हमले की रिपोर्ट को चीन ने खारिज कर दिया है। दोस्तों दरअसल अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि भारत को सरहद पर आक्रामक होने से रोकने के लिए चीन ने उसके पावर ग्रिड पर साइबर हमले को अंजाम दिया और इसी हमले की वजह से पिछले साल मुंबई में पावर सप्लाई ठप पड़ गई थी। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता वांग वेनबिन से सोमवार को नियमित प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सवाल किया गया कि क्या चीन ने भारत को सीमा विवाद के मुद्दे पर चेतावनी देने के लिए साइबर हमले का सहारा लिया था। वेनबिन ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा है कि साइबर सुरक्षा के संरक्षण होने के नाते चीन सभी तरह के साइबर हमलों का विरोध करता है और उनके खिलाफ कार्रवाई करता है। साइबर हमले के मुद्दे पर कयासबाजी और मनगढ़ंत कहानियों की कोई भूमिका नहीं हो सकती, क्योंकि साइबर हमले की उत्पत्ति का लगाना बेहद मुश्किल है। चीनी प्रवक्ता ने कहा है कि इस तरह से किसी एक पर आरोप लगाना बेहद गैर जिम्मेदाराना है, जबकि इसके कोई पर्याप्त सबूत नहीं है। चीन इस तरह के गैर जिम्मेदाराना और गलत इरादों से किए गए क्रियाकलापों का कड़ा विरोध करता है। ऐसे में दोस्तों आप देख पा रहे होंगे कि चाइना ने कितनी चालाकी से इस बात का जवाब दिया है दोस्तों, और अपना पलड़ा इस साइबर अटैक से झाड़ लिया। ऐसे में आप क्या कहना चाहेंगे दोस्तों? क्या आप मानते हैं दोस्तों कि इसका दोषी सिर्फ और सिर्फ चाइना ही है? तो आप भी कमेंट में अपनी राय अवश्य दीजिएगा। दोस्तों अगली खबर की अगर ऐसे में बात करें तो प्रदर्शनों को दबा रही सेना को सांसदों ने घोषित किया आतंकी संगठन। हेलमेट पहनकर जुट रहे हैं लोग। बता दें म्यांमार में हालात बिगड़ते जा रहे हैं दोस्तों। एक और जहां प्रदर्शनकारियों पर सेना के दमन का अब कोई असर नहीं हो रहा, तो वहीं सेना ने भी अपनी कार्रवाई को तेज कर दिया है। म्यांमार के सांसदों ने प्रदर्शनकारियों को दबाने की कोशिश कर रही सेना के आतंकी संगठन घोषित कर दिया है। दोस्तों मंगलवार को प्रदर्शन कर रहे लोगों पर पुलिस ने एक बार फिर आंसू गैस के गोले छोड़े और रबड़ की गोलियां चलाई। प्रदर्शनकारी पुलिस कार्रवाई के बाद फिर से एकत्रित हुए हैं। दोस्तों अगली खबर की अगर ऐसे में बात करें तो मुंबई ब्लैकआउट पर घिरा चाइना। अमेरिकी सांसद ने कहा जो बाइडेन भारत का साथ दो। जी हां दोस्तों, बड़ी अच्छी खबर है। ये भी मुंबई ब्लैकआउट साजिश पर चीन घिरता नजर आ रहा है दोस्तों। और पहली खबर में आपको बताया जहां चाइना ने मना किया कि हम इस तरह के किसी भी साइबर अटैक में शामिल नहीं है, लेकिन दोस्तों अमेरिका भी लगातार चीन की हरकतों पर नजर रख रहा है और उसके बयानों का भी मुंह तोड़ जवाब दे रहा है। दोस्तों आपको बता दें अमेरिकी सांसद ने जो बाइडेन प्रशासन से चीन की हरकतों के खिलाफ आवाज उठाने और भारत का साथ देने और भारत के साथ हमेशा खड़े होने की मांग की है। अमेरिका पहले भी चीन की दादागिरी के खिलाफ आवाज उठाता रहा है। दोस्तों ऐसे में अगर आप भी अमेरिका के इस साथ का समर्थन करते हैं दोस्तों तो कमेंट सेक्शन में थैंक यू अमेरिका जरूर कह दीजिएगा। दोस्तों अगली खबर की ओर चले तो ग्रे लिस्ट से अगर निकलना है पाकिस्तान को तो FATF के 3 बिंदुओं को करना होगा पूरा। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान को एक और विधेयक की दरकार है। बता दें पाकिस्तान को वैश्विक स्तर पर मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फंडिंग पर नजर रखने वाले वित्तीय कार्यवाही कार्यबल यानी FATF की 27 बिंदुओं वाली कार्य योजना के 3 बचे हुए मापदंडों यानी फैक्टर्स को जून की नई समय सीमा समाप्त होने से पहले पूरा करने के लिए एक और विधेयक की आवश्यकता होगी। दोस्तों
दोस्तों एक मीडिया रिपोर्ट में मंगलवार को ये बात सामने आई है। एफएटीएफ ने पाकिस्तान को जून 2018 में ग्रे सूची में डाल दिया था और उससे 2019 के अंत तक मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फंडिंग रोकने के लिए कार्य योजना लागू करने को कहा था, लेकिन कोविड-19 वैश्विक महामारी के कारण इस समय सीमा को बढ़ा दिया गया था। एफएटीएफ ने पिछले महीने नई इस समय सीमा तय की है। दोस्तों अगली खबर की अगर ऐसे में बात करें, चीन की चुनौती को देखकर जो बाइडेन प्रशासन ने खोला नया मोर्चा, अमेरिका में ही सेमीकंडक्टर्स बनाने की है तैयारी। बता दें चीन से प्रतिद्वंदिता में मुकाबला करने के लिए अमेरिका का जो बाइडेन प्रशासन सेमीकंडक्टर्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और अगली पीढ़ी की तकनीक के विकास को अहमियत देने की रणनीति अपनाने जा रही है। दोस्तों अमेरिका का जोर ज्यादा संख्या में माइक्रोचिप्स के उत्पादन पर होगा। इन चिप्स का इस्तेमाल कर मोबाइल फोन और रेफ्रिजरेटरों में भी होता है। दोस्तों अगली खबर की अगर ऐसे में बात करें तो WHO का बयान जहां कहा गया है कि इस साल खत्म नहीं होगा कोरोना, वैक्सीन से वायरस पर लगेगी लगाम। जी हां दोस्तों, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने कहा है कि कोरोना वायरस का संकट इस साल के अंत तक खत्म नहीं होगा। WHO के वरिष्ठ अधिकारी ने सोमवार को कहा कि ये सोचना कि इस साल के अंत तक कोरोना खत्म हो जाएगा ये सही नहीं है। ये अपरिपक्वता वाली बात होगी, यानी इम्परफेक्ट वाली बात होगी दोस्तों। लेकिन हाल ही में आई कोरोना वैक्सीन से कोरोना के मामलों और इस जानलेवा वायरस की चपेट में आने से होने वाली मौतों में काफी ज्यादा कमी आ सकती है। दोस्तों ऐसे में हमारे जितने भी भाई बहन हमें सुन रहे हैं दोस्तों, कृपया करके कोरोना को हल्के में ना ले और अपने हेल्थ का पूरा ध्यान रखे दोस्तों, और केंद्र सरकार की जारी की हुई गाइडलाइंस को फॉलो करते रहे। ऐसे में दोस्तों कितने भाई बहन हमारे जो आज भी सब कुछ खुलने के बाद भी कदम फूंक फूंक कर चलते हैं दोस्तों, वो कमेंट करके जरूर बताइएगा। देखते हैं हमारे भारत के कितने जिम्मेदार नागरिक है दोस्तों, तो कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलते हैं अगली खबर की ओर, जहां पर 2024 का अमेरिकी राष्ट्रपति का चुनाव जीत सकती है कमला हैरिस। ब्रिटिश सट्टा कंपनी ने किया है ये दावा। बता दें दोस्तों अमेरिका में अगला राष्ट्रपति चुनाव वर्ष 2024 में होना है, लेकिन अगले राष्ट्रपति को लेकर अभी से अटकलें लगने लगी है। ब्रिटेन की सट्टा कंपनी लैडब्रॉक्स का दावा है कि भारतीय मूल की अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस अगला राष्ट्रपति चुनाव जीत सकती है। आप क्या कहेंगे दोस्तों, बताइएगा जरूर। अगली खबर की ओर चलें तो बॉर्डर पर पहले से ज्यादा बड़े और आधुनिक ड्रोन तैयार कर सकता है, तैनात कर सकता है चीन। मकसद है भारत पर कड़ी नजर रखना। बता दे लद्दाख से सैनिकों की वापसी के बीच चीन भारत पर नजर रखने के लिए अत्याधुनिक ड्रोन यानी एडवांस ड्रोन की तैनाती कर सकता है। दोस्तों चीनी विशेषज्ञों को लगता है कि सीमा खासकर भारत से सटे बॉर्डर पर GJ-1 और GJ-2 सशस्त्र टोही ड्रोन जैसे बड़े फिक्स्ड विंग ड्रोन तैनात किए जाने चाहिए। इस संबंध में विधायक हो यून ने एक प्रस्ताव तैयार किया है जिसे वो जल्द संसद में पेश करेंगे। आपको बता दें कि यून चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी यानी PLA के कमांडर भी हैं। दोस्तों अगली खबर की अगर ऐसे में बात करें तो मोदी सरकार की इस नीति को जो बाइडेन प्रशासन ने बताया है बड़ा चैलेंज। दोस्तों बता दें मोदी सरकार के मेक इन इंडिया के कॉन्सेप्ट और व्यापार नीतियों को लेकर जो बाइडेन प्रशासन ने अपनी चिंता जाहिर की है। दोस्तों जो बाइडेन प्रशासन ने अमेरिकी कांग्रेस को बताया है कि भारत का मेक इन इंडिया कैंपेन पर जोर देना अमेरिका भारत के द्विपक्षीय व्यापार में बड़ी चुनौती को दर्शाता है। जी हां दोस्तों 2021 के लिए व्यापार नीति पर आई रिपोर्ट में यूएस ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव यानी USTR ने कहा है कि साल 2020 में अमेरिका की तरफ से भारतीय बाजार में पहुंच से जुड़े मुद्दों को सुलझाने की कोशिश जारी रहेगी। USTR ने आगे कहा कि भारत की व्यापार नीतियों से अमेरिकी निर्यातकों पर भी बड़ा असर पड़ेगा। जी हां दोस्तों ऐसे में अगर आप भी मानते हैं कि हमें अन्य देशों की अभी फिलहाल परवाह नहीं, हमें अभी अपने देश को आगे लेकर जाना है, उसके बाद हम दूसरे देशों की सोचेंगे, तो कमेंट सेक्शन में आप भी मेक इन इंडिया होना चाहिए जरूर लिखिएगा। दोस्तों अगली खबर की अगर ऐसे में बात करें तो बजट में शिवराज सिंह सरकार का तोहफा, ना लगेगा कोई नया कर और ना बढ़ेगी किसी की दर। जी हां दोस्तों शिवराज सरकार के चौथे कार्यकाल का पहला बजट कल यानी 2 मार्च मध्य प्रदेश विधानसभा में पेश किया गया। इस दौरान वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने ऐलान किया है कि बजट
में आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश पर फोकस किया गया। इसके तहत सरकार ना तो कोई नया कर लगाएगी और ना ही पुराने करों में कोई भी इजाफा करेगी। दोस्तों, वित्त मंत्री ने बजट भाषण के दौरान कई अहम योजनाओं की भी घोषणा की है। दोस्तों, आप क्या कहेंगे इस बजट घोषणा को लेकर, बताइएगा जरूर। ऐसे में अगली खबर की अगर बात करें दोस्तों, तो पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को लगा एक और बड़ा झटका। विधायक जितेंद्र तिवारी ने थामा बीजेपी का दामन। जी हां दोस्तों, विधानसभा चुनाव से पहले लगातार कमजोर होती जा रही ममता बनर्जी को मंगलवार को एक और झटका लगा है। दोस्तों, पूर्व मेयर और टीएमसी के पंडेश्वर के एमएलए जितेंद्र तिवारी मंगलवार को बीजेपी का दामन थामा। दोस्तों, वो बीजेपी के बंगाल अध्यक्ष दिलीप घोष की मौजूदगी में पार्टी में शामिल हुए। इससे पहले आसनसोल के एमपी और केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो ने जितेंद्र तिवारी के बीजेपी में शामिल होने को लेकर आपत्ति भी जताई थी। दोस्तों, अगर ऐसे में आप भी मानते हैं कि जितेंद्र तिवारी का बीजेपी में आना और ममता सरकार से सभी विधायकों और नेताओं का टीएमसी से बाहर जाना बीजेपी के लिए शुभ संकेत है दोस्तों, तो कमेंट सेक्शन में आप भी जितेंद्र तिवारी को बहुत बहुत बधाई हो, बहुत बहुत धन्यवाद जरूर कह दीजिएगा। दोस्तों, देखते कितने भाई बहन चाहते हैं कि बंगाल में बीजेपी की सरकार बने। चलते अगली खबर की ओर, जहां दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को मारने के लिए इस व्यक्ति को दी गई थी बंदूक। जी हां दोस्तों, इस व्यक्ति ने खुद फोन करके दिल्ली पुलिस को बताया कि मुझे अरविंद केजरीवाल को मारने के लिए बंदूक दी गई। इसको दिल्ली पुलिस ने पकड़ लिया है। दोस्तों, बता दें, दिल्ली पुलिस ने एक ऐसे शख्स को गिरफ्तार किया है जिसने पुलिस को खुद फोन करके ये कहा था कि उसे दिल्ली के मुख्यमंत्री को खत्म करने के लिए हथियार और गोला बारूद मुहैया कराए गए हैं। दोस्तों, दिल्ली पुलिस ने बताया है कि आरोपी शख्स अविवाहित है और सफेदी करने का काम करता है और एक आदतन शराबी और ड्रग एडिक्ट है। उसकी उम्र 40 साल बताई जा रही है। दोस्तों, पुलिस के मुताबिक इस व्यक्ति ने दिल्ली पुलिस को फोन करके कहा कि उसे आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को मारने के लिए बंदूक और गोला बारूद दिए गए। पुलिस ने बताया है कि ऐसे कॉल आते ही उन्होंने फोन को तुरंत सर्विलांस पर लगा दिया, जिससे उस पुलिस को यह पता चल गया कि वो फोन कहां से आया है। जी हां दोस्तों, ऐसे में पुलिस ने तुरंत एक्शन लेते हुए उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया है। दोस्तों, ऐसे में पुलिस उस आरोपी से पूछताछ कर रही है। इससे जुड़ी जो भी खबर होगी हम आपको जरूर बताएंगे। दोस्तों, अगली खबर की अगर ऐसे में बात करें तो गुजरात जिला पंचायत चुनाव में कांग्रेस का सुपड़ा साफ, सभी 31 सीटों पर बीजेपी का कब्जा। जी हां दोस्तों, गुजरात में हुए जिला पंचायत चुनाव कल परिणाम घोषित हुए। दोस्तों, परिणाम आते ही बीजेपी के खेमे में खुशी की लहर दौड़ गई। बीजेपी ने सभी 31 सीटों पर शानदार जीत दर्ज करते हुए कांग्रेस का खाता भी बंद कर दिया। दोस्तों, अगली खबर की ऐसे में बात करें तो संबित पात्रा का बनर्जी पर तंज, कहा अब तो प्रशांत किशोर ने भी दीदी का साथ छोड़ दिया। जी हां दोस्तों, आप क्या कहेंगे ऐसे में कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, चलते अगली खबर की ओर, जहां पर मालदा रैली में योगी जी बोले 2 मई के बाद जान की भीख मांगेंगे टीएमसी के गुंडे और गौ तस्करी पर हम लगाएंगे रोक। जी हां दोस्तों, आपको बता दें, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि 1 महीने में बंगाल की धरती पर परिवर्तन दिखाई देगा। बंगाल में एक बुजुर्ग माता को टीएमसी के गुंडों ने पीटा, लेकिन सरकार ने कोई एक्शन नहीं लिया। योगी जी ने कहा कि 2 मई के बाद टीएमसी के गुंडे जान की भीख मांगेंगे और गली में तख्ती लटका कर माफी मांगते फिरेंगे। जी हां दोस्तों, ऐसे में अगली खबर की अगर बात करें तो सस्ता हुआ सोना और चांदी, कीमतों में आई 1847 रुपए की भारी गिरावट। आपको बता दें दोस्तों, HDFC सिक्योरिटीज के मुताबिक दिल्ली सर्राफा बाजार में 99.5% की शुद्धता वाले 10 ग्राम सोने के दाम 45,439 रुपए से गिरकर 44,760 रुपए पर आ गया है। दोस्तों, ऐसे में अगर हम चांदी की बात करें तो 1 किलोग्राम चांदी के दाम 1847 रुपए लुढ़क कर 67,073 रुपए प्रति किलोग्राम पर आ गया है। दोस्तों, ऐसे में जितने भाई बहन हमारे सोना खरीदने की चाह रखते हैं, जाकर के जल्दी से खरीद सकते हैं। दोस्तों, अगली खबर और अंतिम खबर की बात करें तो ठंड के बाद अब झुलसाएगी भीषण गर्मी, चलेगी भयंकर लू, मौसम विभाग ने की डराने वाली भविष्यवाणी। जी हां दोस्तों, कड़ाके की ठंड के बाद आने वाले समय में दिल्ली एनसीआर के लोगों को अब गर्मी के कारण झुलसना पड़ेगा। दोस्तों, क्योंकि मार्च से लेकर मई तक लू चलने के 60% का आसार है। मौसम विभाग ने गर्मी को लेकर पूर्वानुमान जारी किया है और बताया है कि इस
दौरान तापमान भी सामान्य से अधिक रहने की संभावना है। मौसम विज्ञान विभाग के महानिदेशक मृत्युंजय महापात्रा ने कहा है कि दिल्ली एनसीआर में मार्च से मई तक लू चलने और दिन और रात के तापमान के सामान्य से अधिक रहने का आसार है। में दोस्तों कितने भाई बहन हमारे जो इस वीडियो को देख रहे हैं और वो दिल्ली एनसीआर से बिलोंग करते हैं, वो कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों कि आप लोग दिल्ली एनसीआर के आसपास के हैं। और दोस्तों ये थी अब तक की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबरें कैसी लगी? आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। अगर जरा भी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को हमेशा की तरह अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप